रशिया से चौथा S-400 दिफाई निज़ाम लेने जा रहा है। इंडिया जो है वो फ्रांस से मजीद 114 राफेल तैयारे लेने जा रहा है। ये खबरें मिल रही हैं ये डील मुकम्मल नहीं होगी। बड़ा चीख रहा था भारतीय मीडिया, रशिया से S-500 लेने जा रहे हैं, हम सुखोई 57 लेने जा रहे हैं, लेकिन रूस ने भारत को कोरा जवाब दिया। पहले जो तीन थे उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया जो चौथा कर लेगा। S-400 की जो है वो कैपेबिलिटीज बेहतरीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामना पाकिस्तान की अफवाज से था। हमारे शाहीन जो S-400 को तबाह करने के लिए गए, नवीद भाई, इट वाज अ सुसाइड मिशन। दो ग्रुप्स थे, एक फॉर्मेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह भुज में उसकी बैटरी को तबाह बर्बाद किया और दूसरी ने आदमपुर में। उन्होंने प्लानिंग करके रखी हुई है कि अगर उनके पास चौथा S-400 कंप्लीट हो जाता है तो वो पाकिस्तान से डिफेंस के लिए ही कहीं इंस्टॉल करें। मार तो पड़ी है ना उनको, तबाह तो हुए हैं S-400। अंदाजा उनको हो चुका है कि अब उनकी पोस्चरिंग का पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं होने लगा। उनको ये चीज सोने नहीं दे रही। किस तरह S-400 की बैटरीज को तबाह कर लिया, ये मुमकिन कैसे हुआ? वो S-400 आखिरी चीज थी जिसके बाद अब भारत के पास और कुछ नहीं था। ग्राउंड फोर्सेस तबाह बर्बाद, नेवी हिलने को तैयार नहीं है, फिजाइया 300-400 किलोमीटर पीछे जाके अपने जहाज पार्क कर चुकी है। भारत में लोग सवाल कर रहे हैं, 10-11 अरब डॉलर का बजट है, तुम्हारा 85-86 अरब डॉलर का बजट है, वो तुम्हें हर महाज पर शिकस्त दे रहे हैं, तुमने क्या किया? भारत में अब ये अप्रोच तेजी से डेवलप हो रही है कि मोदी जैसा घटिया बेगैरत शैतान ये इस काबिल नहीं है कि ये 1.5 अरब लोगों के फैसले करे। ये सारा पैसा जो है ये बुनियादी तौर पर अपने लोगों को नवाजने के लिए। अब राफेल डील जो है, अरबों डॉलर्स भारतीयों के खाए गए इस डील के अंदर। उसके अंदर तो वो अनिल अंबानी का नाम आ रहा था। एप्स्टीन ने ट्रंप और मोदी की जो मीटिंग इजराइल में अरेंज करवाई, जिसमें घुंघरू पहनकर मोदी ने नाचकर ट्रंप को मनाने की कोशिश की, वो अनिल अंबानी जो है बुनियादी तौर पर वही शख्स है जो राफेल डील के अंदर इन्वॉल्व था। गोदी मीडिया जैसा जाहिल मीडिया मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। गुर्बत से नीचे रहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, उसके बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में अपना सरमाया जो है वो S-400 पे लगा देता है। तो फिर ये कौन सा दिफा है जिसका मजबूत होने का दावा इंडियन मीडिया का? ऐसी प्रोजेक्शन की इन्होंने मोदी की, एक के बाद एक बबल फट रहा है। एक गाली मोदी को पड़ती है, 5 इनके गोदी एंकर्स को पड़ती है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पब्लिक पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ नवीद नसीम और हमारे साथ आज फिर मौजूद हैं हैदर हयात साहब। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले बात करेंगे हम, भारत जो है वो रशिया से चौथा S-400 दिफाई निज़ाम लेने जा रहा है और इसके अलावा इंडिया जो है वो फ्रांस से मज़ीद 114 राफेल तैयारे लेने जा रहा है और हमें लग रहा है और ये खबरें मिल रही हैं कि ये डील मुकम्मल नहीं होगी। इसकी तफसीलात भी लेंगे हैदर साहब से, लेकिन पहले बात करेंगे S-400 की जो कि इंडिया चौथा लेने जा रहा है रशिया से। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। सर, क्या ये चौथा, जब पहले जो तीन थे उन्होंने क्या कारनामा अंजाम दिया जो चौथा कर लेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया नवीद भी। पहली बात तो ये कि भारत और रूस के दरमियान S-400 जो एयर डिफेंस सिस्टम है इसकी डील हुई थी 2018 में, और उस डील के तहत बुनियादी तौर पर ये ऑलमोस्ट $5.46 बिलियन की डील थी और तकरीबन $1.1 बिलियन का एक S-400 एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो भारत को रूस ने देना था, और कुल 5 S-400 के कंप्लीट यूनिट्स जो हैं जिनमें लॉन्चर्स उनके और उनकी बैटरीज जो हैं वो रूस ने भारत को देनी थी। अच्छा, थोड़ा पहले दिफाई निज़ाम का बताएं, इसका मकसद क्या होता है? अच्छा, बुनियादी तौर पर एयर डिफेंस सिस्टम जो फिजा से या आपकी तरफ जो थ्रेट आती है, जो आपकी फिजा में कोई भी जो आपकी फिजा में, इसको ये बुनियादी तौर पर डिटेक्ट करता है। अब S-400 के बारे में ये जो कुछ रिपोर्ट्स हैं कि ये ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर से जो इसकी तरफ आने वाला कोई भी एक ऐसी चीज है, कोई मिसाइल है, कोई फाइटर जेट है, ये उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। ड्रोन है, इवन ड्रोन है, और 400 किलोमीटर्स के करीब आके एग्जैक्टली 380 किलोमीटर्स की रेंज पर ये उसको किल कर सकता है। और उसमें 4 मुख्तलिफ कैटेगरीज के जो मिसाइल्स हैं, मुख्तलिफ रेंजेस के, जिनमें मैक्सिमम रेंज जो है वो 380 किलोमीटर्स की है, जिसकी वजह से ये ऑलमोस्ट चूंकि 400 किलोमीटर्स बनती है तो इसलिए इसको S-400 कहा जाता है। और बुनियादी तौर पर अब जो S-500 है उसकी रेंज ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर्स की है, जो भारत ख्वाहिश रखता है उसके हवाले से भी मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। तो जो S-400 था, ये भारत ने 5 S-400 की डील की 2018 में, और उसके तहत 3 जो थे वो रूस ने भारत के हवाले कर दिए
और बाद में चूंकि रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हो गई, रशिया को खुद भी S-400 जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम्स की जरूरत थी, तो वो लेट हो गए। अब वो जो 3 यूनिट्स कंप्लीट भारत के हवाले हुए, उनमें एक यूनिट तो भारत ने जो है वो आदमपुर में डिप्लॉय किया। ठीक है। अच्छा, आदमपुर का ये जो एरिया है ये कवर करता है जम्मू कश्मीर को, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर और आज़ाद कश्मीर जो हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल है। और इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ आए तो ये लाहौर, और लाहौर से आप जो है वो इस तरफ को चले जाएं तो ये जो सारा एरिया है इसको बुनियादी तौर पर कवर करने के लिए आदमपुर में जो है वो भारत ने और ये खबरें भी थी कि हम पाकिस्तान ने मई 2025 में आदमपुर की जी, और आदमपुर में ही बाद में मोदी गया था और वो पीछे उसका जो S-400 का लॉन्चर है उसके सामने खड़े होकर उसने तस्वीर खिंचवा के तासुर ये दिया था कि ये देखिए जी S-400 यहाँ पर कायम दायम खड़ा है। वो डमी था और नहीं, वो लॉन्चर था, हमने बैटरी तबा की। जिस बैटरी के सर पर उस लॉन्चर ने काम करना था, आप समझ लें कि जो उसका प्यो था, उसका बाप था, उस बैटरी का, उस लॉन्चर का, हमने वो बैटरी तबाह की थी बुनियादी तौर पर, जिसने ऑपरेट करना था उसको। ठीक है। तो वो बैटरी पाकिस्तान ने आदमपुर में तबाह की। दूसरी भुज में, भुज जो है ये गुजरात में, भारत के जो शहर है, सूबा है गुजरात में भुज के अंदर दूसरी बैटरी डिप्लॉयड थी। और ये जो है कवर करता है ये आपका गुजरात, ये राजस्थान और ये सिंध के साथ जो इंटरनेशनल बॉर्डर हमारा लगता है इंडिया का, साथ में कुछ समुद्री हदूद है, ये उसको कवर करता है। तो बुनियादी तौर पर 3 में से जो 2 S-400 थे ये भारत ने डिप्लॉय किए पाकिस्तान के साथ जो उनको थ्रेट था उसको काउंटर करने के लिए। तीसरा जो है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो चिकन नेक का इलाका है, वहां पे वो चिकन नेक में आगे बांग्लादेश को भी थोड़ा सा कवर करता है। सिमिलरली पीछे आ जाए तो ये चाइना को भी हाँ जी जो है वो कवर करता है। तो ये 3 कंप्लीट यूनिट्स जो हैं वो भारत के पास थे। अब रिपोर्ट्स हैं कि इस आने वाले 2-4-5 रोज में जो चौथा S-400 है वो भारत को रूस जो है वो प्रोवाइड करने जा रहा है। ठीक है। अब जो मेरे पास इत्तलात हैं कि जो आदमपुर में बुनियादी तौर पर S-400 का यूनिट मौजूद था जो अब अधूरा है, जिसका सिर्फ लॉन्चर वहां पर है, जिसकी बैटरी हम तबाह कर चुके हैं, उसको रिप्लेस किया जाएगा। ठीक है। ये जो चौथा S-400 का यूनिट है ये आदमपुर में लगाया जाएगा क्योंकि अभी भी हालात तो हमारे दोनों ममालिक के दरमियान ठीक नहीं है, एक बड़ा थ्रेट है। तो उसमें लाइन ऑफ कंट्रोल और ये लाहौर और ये इसकी सराउंडिंग को कवर करने के लिए बेसिकली तो जो तीसरा था आदमपुर वाला उसको रिप्लेस कर रहे हैं, लेकिन एक और इंटरेस्टिंग चीज हुई जो मैंने आपको आगाज में कहा S-500 के हवाले से। भारत की अब ख्वाहिश थी कि वो S-500 ले रशिया से। ठीक है। और रशियन प्रेसिडेंट ने इस साल के आगाज में जब भारत का दौरा भी किया तो उसमें बड़ा चीख रहा था भारतीय मीडिया कि हम रशिया से S-500 लेने जा रहे हैं, हम सुखोई 57 लेने जा रहे हैं। लेकिन रूस ने भारत को कोरा जवाब दिया। रूस ने कहा कि हम फिलहाल आपके साथ ऐसी किसी डील में नहीं जाएंगे जिसमें S-500 या सुखोई 57 के हवाले से आप जो चाहते हैं। तो भारत ने रिक्वेस्ट की उनको कि ठीक है, आप फिर हमें जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं, जिनमें से एक अब आइंदा आने वाले चंद रोज में भारत में होगा और दूसरा रिपोर्टेडली नवंबर या दिसंबर तक भारत में पहुंच जाएगा, यानी फिर 5 ये कंप्लीट यूनिट्स जो हैं ये भारत के पास मुकम्मल हो जाएंगे। इनके साथ आप हम एडिशनली हमें 2 बैटरीज दे दें। ठीक है। S-400 की 2 बैटरीज, मतलब 2 कंप्लीट यूनिट्स जो रिमेनिंग है प्लस 2 बैटरीज। और ये मैं अपनी तरफ से कोई बात नहीं कर रहा, दीज आर द थिंग्स जो इंडियन मीडिया ने, गोदी मीडिया ने खुद रिपोर्ट किया। अब वो 2 बैटरीज कौन सी हैं? खाली बैटरीज तो इन्होंने कहीं लगानी नहीं है, विदाउट लॉन्चर बैटरी ने कुछ करना नहीं है। एक को आदमपुर में रिप्लेस करेंगे और एक हम जो और तबाह करेंगे इसके लिए उन्होंने पहले ही बुलाया। ये 2 बैटरीज को और जो है वो डिप्लॉय करके अपनी तरफ से, ये एक ऐसा माहौल और ऐसी सोच है वहां पर, वो समझते हैं कि शायद ये सब कुछ करने से ना ये पाकिस्तान को बड़ा डरा देंगे। पाकिस्तान डर जाएगा, लेकिन उनको अब अंदाजा हो चुका है कि S-400 को तबाह कर दिया, अगर पाकिस्तान ने उसकी बैटरी को तबाह कर दिया तो पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं है। हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जो लोग हैं उन्होंने पहले जैम किया उसको। S-400 एक बेहतरीन है डिफेंस सिस्टम, इसमें कोई शक नहीं है। S-400 की जो है वो कैपेबिलिटीज बेहतरीन है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सामना पाकिस्तान की अफवाज से था, सामना पाकिस्तान के शाहीनों से था। और हमारे शाहीन जो S-400 को तबाह करने के लिए गए, नवीद भाई, इट वाज अ सुसाइड मिशन। ये 1 वे मिशन था, क्योंकि आपको नहीं पता, आपने जाना है तकरीबन 1000 किलोमीटर की रफ्तार से उसको तबाह करने, हमारे JF-17 थंडर्स जो हैं, और S-400 की तरफ से जो मिसाइल आना है वो ऑलमोस्ट 17,000 किलोमीटर की स्पीड से आपकी तरफ आना है। आप 1000 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहे हैं, आपके ऊपर आने वाला मिसाइल जो है वो तकरीबन 17,000 किलोमीटर की रफ्तार से आ रहा है, तो बचना तो ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो हमारे शाहीन अल्हम्दुलिल्लाह जो 2
मुख्तलिफ टोलियों में गए। हमारे 2 ग्रुप्स थे, 2 फॉर्मेशंस थी। एक फॉर्मेशन ने अल्हम्दुलिल्लाह भुज में उसकी बैटरी को तबाह बर्बाद किया और दूसरी ने किया यहाँ पर आदमपुर में। नहीं तो इसका मतलब वो जो 2 एक्स्ट्रा बैटरीज मांग रहे हैं वो एक भुज के लिए और एक आदमपुर के लिए मांग अभी रहे हैं। इनिशियली क्या है कि इनिशियली चूंकि वो 2 बैटरी साथ नहीं आ रही, अभी सिर्फ कंप्लीट यूनिट आ रहा है, तो यहाँ पे आदमपुर वाला रिप्लेस हो जाएगा। अब मिसाइल लॉन्चर तो उनके पास लॉन्चर तो है उसका, तो वो जहां पर भी उनको डिप्लॉय करना है, जब कभी वो बैटरी आएगी तो वो उस लॉन्चर के साथ उसको उस जगह पर वो लगा देंगे। ठीक है। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि अगर ये इनको पूरा सिस्टम मिल जाता है, लॉन्चर भी मिल जाता है और बैटरीज भी मिल जाती हैं, कुछ ऐसी इतलात भी आ रही थी कि उन्होंने प्लानिंग करके रखी हुई है कि अगर उनके पास चौथा S-400 कंप्लीट हो जाता है तो वो पाकिस्तान से डिफेंस के लिए ही कहीं इंस्टॉल करेंगे। ऐसे ही है वो बुनियादी तौर पर। अब मैंने आपको पहले बताया ना कि उनकी कोशिश यही है कि वो पोस्चरिंग ऐसे ही करें कि उन्होंने अपना एयर डिफेंस जो है बड़ा मजबूत कर लिया। ठीक है, लेकिन उनको अंदाजा हो गया अब इस चीज से, अब मार तो पड़ी है ना उनको, ठीक है, तबाह तो हुए हैं S-400, अंदाजा उनको हो चुका है कि अब उनकी इस पोस्चरिंग का पाकिस्तान के ऊपर कोई असर नहीं होने लगा। उनकी इस पोस्चरिंग से सिर्फ वो डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए इसका फायदा को थोड़ा बहुत ले सकते हैं। जो जाहिल भारतीय हैं उनको मजीद पागल बना लेंगे, बेवकूफ बना लेंगे, दैट्स ऑल। इससे बढ़कर अगर वो ये समझें कि इससे पाकिस्तान के हवाले से कोई वो हमारे ऊपर क्यों अपना गलबा तारी करने में कामयाब होंगे, तो ये नहीं, ये पॉसिबल नहीं है अब। ठीक है, बिकॉज हमने वो कर दिखाया और 1 साल हो गया ना, 1 साल से ज्यादा अरसा हो गया। इस सारे अरसे में उनको ये चीज सोने नहीं दे रही कि कैसे कर लिया पाकिस्तान ने, किस तरह S-400 की बैटरीज को तबाह कर लिया। ये मुमकिन कैसे हुआ? क्योंकि वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, उनको अंदाजा नहीं था कि हम इस तरह की कार्रवाई करेंगे या हमारी प्लानिंग इस तरह की होगी। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मई में तो उनको मिल जाएगा चौथा, और ये भी इतलात हैं कि नवंबर में उनको 5वां S-400 भी मिल जाएगा। तो ये इतने सारे S-400s का उन्होंने अचार डालना है। देखिए, भारत एक बड़ा मुल्क है और उनके इस वक्त अगर हम सिचुएशन देखें तो ना बांग्लादेश के साथ उनके हालात ठीक है, उनके चाइना के साथ भी हालात बहुत ख़राब हैं, इवन अरुणाचल के अंदर तो इस वक्त बहुत ज़्यादा हालात ख़राब है ना। तो सिमिलरली अगर आप आगे आ जाए, पाकिस्तान के साथ भी उनकी जो है वो मामला की बहुत बेहतर नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि ये मेरा ख्याल है, ये कोई ख़बर नहीं है, कि वो 2 S-400 जो हैं वो चाइना और बांग्लादेश, ठीक है, इस इलाके में एक तो चिकन नेक के करीब उन्होंने कर दिया, एक जो है वो और जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है इसके आसपास कहीं और वो लगा देंगे, और 3 जो है उनके साथ वो ये पाकिस्तानी बॉर्डर जो हमारे इंटरनेशनल बॉर्डर है और लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसको वो कवर करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा ख्याल है कि ऐसा कुछ जो है ये भारत का, मुझे लगता है उन्होंने आपके ख्याल के मुताबिक इंस्टॉल कर देना। अच्छा अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या ये सब कुछ इतनी जो फूं-फां कर रहे हैं, राफेल भी ले रहे हैं, S-400 भी ले रहे हैं, उनको ये पता है कि पाकिस्तान तो इन सब को भी तबाह कर देगा, तो क्या ये अपने लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए है कि देखो जी कि हम आपका जो पैसा दिया गया है उसको इंडिया के दिफा के लिए यूज़ कर रहे हैं? डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं है। बुनियादी तौर पर ये राफेल की जो डील है या अब S-500 के हवाले से ये जो सोच रहे थे, अब S-500 तक जाना ठीक है। अब एक मुल्क को अंदाज़ा हो गया कि हमारी एडवर्सरी जो है वो इतनी मजबूत है कि उसने S-400 को तबाह कर दिया। एक बार कर दिया तो दूसरी बार के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगी ना। मसला पहली मर्तबा का है। अगर पहली मर्तबा पे पाकिस्तान को अंदाजा हो गया कि हमने किस तरीके से S-400 की बैटरीज तबाह करनी है, उसको नाकारा बनाना है, तो दूसरी मर्तबा पाकिस्तान के लिए मुश्किल नहीं होगी। और एक बात मैं इसमें और ऐड भी करता जाऊं, 10 मई को गुज़िश्ता साल जिस वक्त कर्नल सूफिया कुरैशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सुबह, और उन्होंने कहा कि अब हम फर्दर एस्केलेशन नहीं चाहते, भारत मजीद एस्केलेशन की ख्वाहिश नहीं रखता। उसकी वजह यही थी नवीद भाई, 6 और 7 मई की रात हम इनकी फजाइया को मनो मट्टी तले दफन कर चुके थे। लाइन ऑफ कंट्रोल, और स्पेशली मैं बार बार जिक्र करता हूं सियालकोट का, सियालकोट में हमने इनकी ग्राउंड फोर्सेस को जो उधेड़ा है, जो हशर किया हमने भारतीय फौज का, वो डरते हैं आपके हमारी सियालकोट की तरफ पोस्टिंग ना आ जाए, हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल पे पोस्टिंग ना आ जाए, ऐसा हशर किया हमने भारतीय फौज का। तो उसके बाद अब उनके पास जो एक वाहिद चीज रह गई थी वो S-400 था। उनका ख्याल ये था कि हम पाकिस्तान की ऊपर अटैक करेंगे। अब वो तो करना ही था ना, क्योंकि 6-7 तारीख को पाकिस्तान ने जो रात को जो कुछ किया, ग्लोबली डिस्कस होना शुरू हो गया कि यार ये कैसा मुल्क है, इतनी बड़ी इसकी फौज है, इतना बड़ा इसका बजट है, इतनी बड़ी इसकी फिजाइया है, और इसको मिनटों में शिकस्त दे दी
पाकिस्तान ने, तो अब उन्होंने कुछ ऐसा करना था जिससे वो ये तासुर दे सकें कि नहीं देखें हम एक बड़ी फौज है, जिसके लिए उन्होंने पाकिस्तान की एयर बेसिस को अटैक करने की कोशिश की। और उसके अंदर हमने देखा कि हमने इनके ब्राह्मोसेस जो है उनको सॉफ्ट किल भी किया, हमने हार्ड किल भी किया, और फिर जब S-400 तबाह कर दिए ना बुनियादी तौर पे, फिर भारत के पास अब और कोई चारा नहीं था मां सिवाय इसके कि वो घुटने टेकता, जो भारत ने फिर 10 अप्रैल को घुटने टेके। तो S-400 वो आखिरी कील था उस ताबूत के अंदर जो भारत का हम लोगों ने बुरी तरीके से भारत को दफनाया बुनियादी तौर पर। वो S-400 आखिरी चीज थी जिसके बाद अब भारत के पास और कुछ नहीं था। ग्राउंड फोर्सेस तबाह बर्बाद, नेवी हिलने को तैयार नहीं है, फिजाइया 300-400 किलोमीटर पीछे जाके अपने जहाज पार्क कर चुकी है, और उन्होंने भी जवाब दे दिया है कि हम मजीद आएंगे तो हमारे मजीद तैयारे तबाह होंगे। तो अब वाहिद चीज S-400 थी, उसको भी जब हम लोगों ने दो ही थे ना पाकिस्तान के लिए, दोनों तबाह हो गए। तो ये चीज जो थी इसने मजबूर किया उनको घुटने टेकने पर। एक तरफ तो भारतीय मीडिया ये शोर मचाता है कि भारत का जो दिफा है वो मजबूत तरीन है दुनिया में, और दूसरी तरफ गुर्बत से नीचे रहने वालों की तादाद बहुत बड़ी है, उसके बावजूद वो इतनी बड़ी तादाद में अपना सरमाया जो है वो S-400 पे लगा देता है। तो फिर ये कौन सा दिफा है जिसका मजबूत होने का दावा इंडियन मीडिया करता है? आज भारत में जो सेन वॉइसेस हैं वो सवाल ही ये कर रहे हैं कि तुम इतना बजट इस्तेमाल कर रहे हो अपने दिफा पर, पाकिस्तान के मुकाबले में तो तुम्हारा 10 गुना ज्यादा बजट है। और ये तो वो है ना जो ऑन पेपर है, एक्चुअली तो 15-16 अरब डॉलर्स का इनका बजट वो है जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज के लिए ये इस्तेमाल करते हैं। मतलब अगर इन्होंने 85-86 अरब डॉलर जो है वो इन्होंने रखे हुए हैं, तो ये 15-16 अरब डॉलर एक्स्ट्रा रखे हैं इन्होंने जो पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सीज को देकर, ये अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा है या बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ ये कर रहे हैं, टीटीपी को जो फंड कर रहे हैं, उसके लिए इन्होंने अलग पैसे रखे हैं। तो बहरहाल हम सिर्फ जो डिफेंस के मामला थे उनको ये अगर डिस्कस करें तो भारत में लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई उनका 10-11 अरब डॉलर का बजट है, तुम्हारा 85-86 अरब डॉलर का बजट है, वो तुम्हें हर महाज पर शिकस्त दे रहे हैं। तुमने क्या किया? तुमने कहा 2019 में जब पाकिस्तान ने 2 जहाज गिरा दिए तुम्हारे कि जी राफेल होते तो फिर हम आज हमें भारत को यह दिन ना देखना पड़ता। अभिनंदन के पास राफेल क्या दुनिया का कोई जहाज होता, उसने गिरना था। तो इन्होंने कहा जी कि राफेल होते तो भारत को यह दिन ना देखना पड़ते हैं। अब तो तुमने राफेल ले लिए, अब भारत को यह दिन क्यों देखना पड़ रहे हैं? तो भारतीय उनसे पूछ रहे हैं कि मत करो ये हरकतें, छोड़ दो इन चीजों को। और जिस तरह आपने खुद जिक्र किया कि भारत के अंदर जो खते गुर्बत से नीचे रहने वाले अफराद है दुनिया में सबसे ज्यादा हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा लोग जो हैं वो भारत में, आबादी बड़ी है ना, 1.5 अरब लोगों का मुल्क है, और 70 करोड़ लोगों के पास वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है। कितनी बेसिक चीज है ना। और करोड़ों लोग भारत में ऐसे हैं जो एक वक्त का खाना भी जो है उनको प्रॉपर नसीब नहीं हो रहा, जो एक्चुअल मील, ठीक है पाकिस्तान के भी मौशी हालात की बहुत बेहतर नहीं है, लेकिन जरूरत इस चीज की है, पाकिस्तान जोर दे रहा था इस चीज पर कि इस तरह की सोच से निकलकर पॉजिटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ा जाए। लेकिन भारत में मोदी को पॉलिटिकली ये चीजें सूट नहीं करती। मोदी को यही सूट करता है कि हर वक्त जंग का माहौल रहे। ये 40 अरब डॉलर की इन्होंने राफेल की डील की है, ये 40 अरब डॉलर गरीब भारतीयों पर लगना चाहिए था। और भारतीय पूछ रहे हैं ना, आज आप देखें इनको इलेक्शंस मैनेज करना पड़ रहे हैं। इन्होंने दिल्ली में इलेक्शन मैनेज किया, इन्होंने बिहार में इलेक्शन मैनेज किया, इन्होंने वेस्ट बंगाल में इलेक्शन मैनेज किया, इनको मैनेज करना पड़ रहे हैं। सारे इलेक्शन का कर दिया ना, लोकसभा में जो कुछ हुआ। अभी तो उसने कहा कि हमें इलेक्शन कमीशन हमें जो है वो चीजें प्रोवाइड नहीं कर रहा, हमें उस तरह डेटा दिया जा रहा है कि हमारे लिए बहुत मुश्किल है। चंद जगहों पे उन्होंने जब उसका फोरेंसिक खुद बैठकर किया तो सारी दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। एक एक बंदा 36 जगहों पे वोट डाल रहा है, एक एक कमरे में जहां पर 5 लोगों के रहने की गुंजाइश नहीं है, उन्होंने वहां पे 30-30, 40-40 वोटर्स जो है वो उस कमरे में डाले हुए हैं। तो ये सारी चीजें इस वजह से इनको करना पड़ रही है कि भारत में अब ये अप्रोच तेजी से डेवलप हो रही है कि मोदी जैसा घटिया बेगैरत शैतान ये इस काबिल नहीं है कि ये 1.5 अरब लोगों के फैसले करे। ये अपनी सियासत को बचाने के लिए और अडानी और अंबानी के बिजनेस एम्पायर्स को बचाने के लिए सब कुछ उसके लिए कर रहा है, अपने इक्तदार के लिए कर रहे हैं और अडानी और अंबानी के बिजनेस चलाने के लिए कर रहे हैं। गरीब भारतीयों के लिए कुछ नहीं कर रही है। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, मई में इनके पास आ जाएगा चौथा और नवंबर में आ जाएगा 5वां S-400। व्हाट डू यू थिंक? आपको लगता है कि इस दौरान जब चौथा आ जाएगा और फिर खैर 5वां भी आ जाएगा तो वो एक और पहलगाम जैसा फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा इंडिया? देखिए, मेरा ख्याल है कि उसमें सिर्फ S-400 पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, उनको और बहुत सी चीज़ों की ज़रूरत है। वो
ब्राह्मोस के अपग्रेडेड वर्जन के ऊपर भी काम कर रहे हैं ना, हमने एक पॉडकास्ट में उसको डिस्कस भी किया। अब ब्राह्मोस का जो अगला वर्जन है वो ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2027 के इख्तिताम पे या 2028 के आगाज तक, यानी तकरीबन 1.5 से 2 साल के अंदर वो मुकम्मल होगा। अब भारत में 2 तरह की बहस हो रही है। एक तो वो कह रहे हैं कि 4 से 600 किलोमीटर की रेंज है, दूसरा वो कह रहे हैं कि 8 से 900 किलोमीटर की रेंज होगी जो अपग्रेडेड वेरिएंट है। लेकिन जो ज्यादा लोग वहां पर डिस्कस कर रहे हैं वो कह रहे हैं कि ये 4 से 600 किलोमीटर की रेंज का होगा जो अपग्रेडेड वेरिएंट। जो करंट है ये क्लेम तो करते हैं आई गेस कुछ 300 समथिंग किलोमीटर्स का है, बट 290 या 280 किलोमीटर जो है वो उसकी रेंज है। तो भारत को जरूरत है मजीद बहुत चीजों की। फिर उनकी एयरफोर्स तैयार नहीं है, उनकी ग्राउंड फोर्सेस तैयार नहीं है, लेकिन वो जो अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं कुछ, जिस तरह जनरल एनएस राजा सुब्रमणी को अब अपना चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बना रहे हैं, 30 मई को अगले 9-10 दिनों में वो अपने ऑफिस का चार्ज ले लेगा। तो ये अपॉइंटमेंट्स जरूर इंडिकेट करती हैं कि कुछ ना कुछ वो जरूर प्लान करेंगे। और अभी रिसेंटली हमने देखा भी कि पुलवामा के हवाले से इन्होंने जो है वो झूठी खबरें चलाना शुरू कर दी कि पुलवामा का मास्टरमाइंड हमजा जो है वो मारा गया। तो ये झूठी खबरें जब वो दे रहे हैं, फिर उनका मीडिया गुज़िश्ता कई रोज से थोड़े थोड़े दिनों के वक्फे से बार बार बात कर रहा है कि पाकिस्तान कोशिश कर रहा है कि मकबूजा कश्मीर में हम आज़ाद कश्मीर से जो है वो वहां पर लोग भेज रहे हैं। तो वो बार बार उनका मीडिया उसको डिस्कस करता है, हर 3-4 दिन के बाद वो ऐसे शोशे ऐसी शुर्लियां फेंकते हैं कि इंडियन कश्मीर जो है वो उनसे खुद कंट्रोल नहीं, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर जो वो नहीं कंट्रोल हो रहा, वो तो दुनिया की सबसे बड़ी जेल बनी हुई है। तो अगर पाकिस्तान भेज भी रहे, मैं तो कहता हूँ ठीक है, अगर पाकिस्तान भेज रहे तो तुम कितने जाहिल हो, कितने नाअहल हो, कितने नखट्टू हो कि 10 लाख की तुम्हारी फौज वहां पर डिप्लॉयड है। जाहिल हो, तुम लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। अगर पाकिस्तान से कोई वहां पर बंदा पाकिस्तान भेजता है और पाकिस्तान भेजने में कामयाब हो जाता है, डूब के मर जाना चाहिए तुम लोगों को। यह चीज खुद एक्सपोज कर देती है तुम लोगों को कि तुम लोग ज़हनी तौर पर इस चीज को तस्लीम कर चुके हो कि तुम लोग नहीं कर सकते पाकिस्तान का मुकाबला। बहरहाल पाकिस्तान ऐसा कुछ नहीं कर रहा। यह सब कुछ इनके फॉल्स फ्लैग की तैयारियां हैं, जो इन्होंने जलंधर में किया, जो इन्होंने नई दिल्ली में किया। नई दिल्ली में जो रेड फोर्ट के सामने ब्लास्ट हुआ वो भी एक्सपोज हो गया ना। वहां पर लोग कह रहे हैं कि इवन ये फॉल्स फ्लैग है। जलंधर के हवाले से तो भगवंत मान ने खुद कह दिया कि ये मोदी सिर्फ इलेक्शंस के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब अगर एक स्टेट का चीफ मिनिस्टर, जिसकी स्टेट में उस शहर के अंदर ये धमाका हो रहा है, और चीफ मिनिस्टर कह रहा है कि मेरा वजीर आजम ये धमाके करवा रहा है, इससे पीछे क्या रह गया? अप्रोच कहीं ना कहीं जरूर है। अपॉइंटमेंट्स उन्हीं लोगों की हो रही हैं जो मोदी के पॉलिटिकल नैरेटिव के हवाले से काम करेंगे, जो मोदी को पॉलिटिकली सूट करेगा उसके ऊपर काम करेंगे। लेकिन अभी भारत की अफवाज तैयार नहीं है। वहां पर डिवीजन है, वहां पर डिवीजन पिछले साल भी थी। हमने देखा उन्होंने अपने कुछ लोगों को जंग से पहले जो है वो ओहदों से फारिग किया। ये वही लोग थे जो भारतीय फौज को समझते हुए उनको बता रहे थे कि भाई मत करो अभी, दिस इज नॉट द राइट टाइम, वी आर नॉट प्रिपेयर्ड, आज करोगे मार खाओगे। पर उस वक्त उनके दिमाग में वो फतूर था, उन्होंने हमला किया और फिर वो लोग जिनको निकाला वो सच्चे साबित हुए। ठीक है। अच्छा, ये जो 2 और डिफेंस सिस्टम है इंडिया के पास, एक है तुंगुस्का और एक है पंचसर, ये इनके बावजूद भी S-400 के ऊपर क्यों रिलाई कर रहा है इंडिया? क्योंकि इनमें एक डिफेंस सिस्टम तो वो खुद जो है वो प्रोड्यूस कर रहे हैं। मेरा ख्याल तुंगुस्का वाला, मेरा ख्याल है यही है। उसमें उनको खुद अपने आप पर इतना भरोसा नहीं। उन्होंने तेजस भी बनाया, इधर उधर से चीजें पकड़ के $47 मिलियन तो उस पे भी लगा दिया। सर ये सारा पैसा जो है ये बुनियादी तौर पर अपने लोगों को नवाजने के लिए। अब राफेल डील जो है, आपका क्या ख्याल है? ये बड़ी कोई ट्रांसपेरेंट डील थी? अरबों डॉलर्स भारतीयों के खाए गए इस डील के अंदर, अरबों डॉलर्स खाए गए। उसके अंदर तो वो अनिल अंबानी का नाम आ रहा था, जिसके तवस्सुत से बहरहाल बाद में वो एप्स्टीन के साथ जो कांटेक्ट हुआ और एप्स्टीन ने ट्रंप और मोदी की जो मीटिंग इजराइल में अरेंज करवाई, जिसमें घुंघरू पहनकर मोदी ने नाचकर ट्रंप को मनाने की कोशिश की, वो अनिल अंबानी जो है बुनियादी तौर पर वही शख्स है जो राफेल डील के अंदर इन्वॉल्व था और उसने अरबों डॉलर्स खाए भारतीयों के। अभी भी जो राफेल डील है, 114 जो राफेल भारत अब अगले फ्रांस से लेने की कोशिश कर रहा है, डील तो बहरहाल दोनों ममालिक के दरमियान होगी, अब वो सिरे चढ़ती दिखाई नहीं दे रही, उसके ऊपर भी आगे चलकर गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पहले मैं बता दूं कि अभी इस वक्त इंडियन एयरफोर्स के पास 36 हैं। नहीं, अब 36 नहीं है, अब तो 4 गिरा दिए थे ना, 4 गिरा दिए, 3 मजीद हम लोगों ने हिट किए। ठीक है, जो अब आई डोंट नो रिपेयर हो गए होंगे, पार्शियली डैमेज थे। ठीक है, तो हम काउंट कर सकते हैं कि और एक और चीज इन्होंने क्या किया, अभी जब हम लोग जश्न मना रहे थे गुज़िश्ता साल मार्का हक में कामयाबी का,
तो ये जो है वो ऑपरेशन सिंदूर की बरसी मना रहे थे जी। तो उस बरसी के अंदर भारतीय फिजाइया ने जो वीडियो जारी की राफेल की उसमें टेल नंबर्स ब्लर कर दिए। अब क्यों ब्लर किए? क्योंकि ये हर जगह सबसे पहले BS001 दिखाते थे टेल नंबर जिस राफेल का था, दैट वाज द फर्स्ट राफेल जो भारत दाखिल हुआ, तो वो अब BS001 वाज द फर्स्ट राफेल जो हम लोगों ने गिराया, उन्होंने कंफर्म कर दिया और उन्होंने अब उन्होंने जो है वो ब्लर करना शुरू कर दिया है। और ब्लर करने का मकसद सिर्फ यही है कि भारतीय इसके ऊपर भी सवाल ना करें कि वो वाला कितने है। अच्छा, इन्होंने नेवी के लिए भी 26 जो है, अच्छा ये जो है ये दो मुख्तलिफ टेक्नोलॉजीज हैं। जो नेवी के लिए 26 राफेल मंगवाए वो वाले राफेल नहीं है जो इन्होंने अपनी एयरफोर्स के लिए मंगवाए, वो नेवी की जरूरियात को मद्देनजर रखते हुए जो है वो राफेल जो है उन्होंने, लेकिन होंगे तो वॉर मकासद के लिए, डेफिनेटली अल्टीमेटली पर्पस तो उनका यही है। और जो 114 जो है उनका क्या मकसद होगा? इतने जहाज राफेल वो करेंगे क्या? बेसिकली 2-3 रीजंस हैं, इसका जवाब थोड़ा लंबा होगा। एक बात तो ये कि भारत ने खुद तेजस बनाने की कोशिश की, कई साल भारत ने लगाए, और पाकिस्तान ने तो अल्हम्दुलिल्लाह चंद सालों में JF-17 थंडर जैसा ऐसा बेहतरीन जहाज बनाया जिसने मैदान जंग में अपना आप साबित किया। JF-17 थंडर ने, उसने कहा कि ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरी कैपेबिलिटी है, और आज दुनिया में सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ती हुई मांग भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की है। अब तेजस के हवाले से भारत कंफ्यूज है, वो अभी तक ये डिसाइड नहीं कर सके कि हम लोगों ने इसमें इंजन कौन सा डालना है। अच्छा, कुछ रिपोर्ट्स ये कहती हैं कि रिसेंटली जो तेजस भारतीय फिजाइया के हवाले किए गए थे उनमें कई ऐसे थे जिनमें इंजन्स मौजूद ही नहीं थे, वो सिर्फ उनका कह लें कि बॉडी थी उनकी, लेकिन मोदी साहब ने दिखाना था ना कि ये इतने तेजस जो है वो हमने अपनी फिजाइया को दे दिए, ये देखें जी अब हमारी फिजाइया मजीद कितनी मजबूत होगी। बहरहाल तेजस जो है वो एक के बाद एक गिर रहा है, एक के बाद एक गिर रहा है, हमें तेजस गिराने का मौका ही नहीं दे रही है। मुझे तो अफसोस इस चीज का है कि जिस स्पीड में तेजस गिर रहे हैं, कल को अगर जंग हुई तो हम तो गिरा ही नहीं सकेंगे, ये सारे खुद ही गिरा देंगे। मुझे अफसोस है इस चीज का। दूसरा, आपने राफेल की बात की, देखिए भारत को इस वक्त 42 स्क्वाड्रंस की जरूरत है, उनकी एयरफोर्स को, और ये अप्रूव्ड है, उन्होंने 42 स्क्वाड्रंस रखने हैं, और एक स्क्वाड्रन में तकरीबन 16 से 18 जहाज होते हैं। अब उसके पास है इस वक्त 29, ओके, और मजीद जो 13 स्क्वाड्रंस हैं उनकी कमी है। तो भारत की एक तो 114 राफेल लेने का मकसद ये था कि हम बता सकें, जो एक झूठ का बयानिया अपने लोगों में देना था कि चूंकि राफेल ने बहुत अच्छा काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, इस वजह से हम लोग जो है वो राफेल लेने जा रहे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा 114 राफेल की डील 36 से 40 अरब डॉलर्स के दरमियान की डील है। अच्छा, अब उसके अंदर भारत ने जिस वक्त की डील हुई, मैं बहुत से इंडियन चैनल्स पर गया और मैंने तब उनसे कहा कि तुम लोग कई दहाइयों से कोशिश कर रहे हो फ्रांस से कि मिराज के सोर्स कोड्स तुम लोगों को मिल जाएं। फ्रांस नहीं दे रहा तुम लोगों को सोर्स कोड्स, फ्रांस तुम लोगों को राफेल तैयारों के सोर्स कोड्स नहीं देगा। तुम कह रहे हो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत के साथ हरगिज नहीं करेगा। इन्होंने कहा नहीं जी, 114 में से 94 या 96 भारत में बनने हैं और बाकी तकरीबन 20-22 जो हैं वो आएंगे फ्रांस बनाकर देगा, तो 96 जो है वो भारत प्रोड्यूस करेगा और उसमें 60-70% चीजें जो हैं वो लोकली मैन्युफैक्चर की जाएंगी, उसमें फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी करेगा। मैंने तब भी इनसे कहा कि ये तुम लोग सिर्फ पागल बना रहे हो, बेवकूफ बना रहे हो अपने लोगों को, या खुद को बहरहाल कोई तसल्ली देने की कोशिश कर रहे हो। एक्चुअली ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। बहरहाल उन्होंने बेवकूफ बनाना था, वो अपने लोगों के साथ झूठ बोलते गए। आज फ्रांस ने मना कर दिया, और फ्रांस ने एक्चुअली डील के वक्त भी कंफर्म कर दिया था कि हम तुम्हें तमाम चीजें नहीं देंगे। ठीक है, तुम एक बड़ा नंबर ले रहे हो हमसे, कुछ चीजें हम तुम्हारे साथ जरूर शेयर करेंगे, लेकिन सेंसिटिव चीजें नहीं, वो चीजें नहीं जिससे भारत खुद राफेल को अपग्रेड कर सके। ठीक है, ये एतमाद की बात है ना, हमारा ट्रस्ट है हमारा और चाइना का, हम लोग टेक्नोलॉजी शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ। अभी हंगूर क्लास सबमरीन्स जो हैं वो 4 पाकिस्तान में बन रही हैं, 4 चीन में बन रही हैं, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई। सिमिलरली JF-17 थंडर इनिशियली तो ज्वाइंट वेंचर है ना ये पाकिस्तान और चाइना का, लेकिन ट्रस्ट इस कदर है कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में देर नहीं लगाई और पाकिस्तान ने अब ब्लॉक 3 जो अल्हम्दुलिल्लाह खुद बना लिया। तो यहां पर ट्रस्ट का मसला है। फ्रांस भारत पर ट्रस्ट नहीं करता। फ्रांस को इस चीज का खदशा है कि अगर हम भारत के साथ राफेल की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करते हैं, हम सोर्स कोड्स दे देते हैं इनको, तो ये हमारी टेक्नोलॉजी रूस के साथ शेयर करेंगे। बिल्कुल।
और रूस के साथ अगर हमारी टेक्नोलॉजी एक्सपोज हो जाती है, तो इस वक्त आपको पता है कि नेटो का एक बड़ा मसला है रशिया के साथ, यूक्रेन के हवाले से एक बड़ा मामला चल रहा है, तो फ्रांस हरगिज भारत के साथ ये चीजें शेयर नहीं करेगा। और ये बातें मैंने आपको बताया कि जिस वक्त डील हुई ये उस वक्त मैंने उनसे की थी, और इवन मैं पाकिस्तानी हूं, मैंने फिर भी उनको कहा कि मैं मशवरा, चूंकि अमानत होता है, मैं तुम लोगों को सही मशवरा दे रहा हूं कि फ्रांस की बजाय मिलिट्री इक्विपमेंट के लिए रूस पर एतमाद कर सकते हो तुम। रूस शायद तुम्हारे साथ कोई थोड़ी सी टेक्नोलॉजी शेयर कर दे, फ्रांस हरगिज नहीं करेगा। पर अब रशिया के भी 2-3 लोचे थे। एक तो आपने S-400 उनसे ले लिया, और मेरे प्रोग्राम में RT की एंकर ओक्साना बाइको ने कहा कि पाकिस्तान ने जो 2 S-400 की बैटरीज गिराई थी, तबाह की थी, भारत उन तक रसाई नहीं दे रहा रशिया को। अच्छा, ये ओक्साना बाइको ने मेरे प्रोग्राम के अंदर ये बात कही। तो रूस भी अब उस तरह ट्रस्ट नहीं करता भारत पर, लेकिन बहरहाल रूस और भारत के अपने ताल्लुकात हैं। खबरें आ रही हैं कि फ्रांस जो है वो इंडिया को राफेल नहीं देगा। देखिए, अभी तक डील मुकम्मल तौर पर कैंसिल नहीं हुई। ठीक है, डील अभी दोनों ममालिक के दरमियान जो इनिशियल अग्रीमेंट हुआ वो अग्रीमेंट है, बातचीत हो रही है। फ्रांस ने क्लियरली कह दिया है कि हमने एट द टाइम ऑफ डील आपको इनिशियली कन्वे कर दिया था ना, ये चीजें बिफोर डील डिस्कस होने वाली होती हैं कि जी इतने जहाज यहां पर बनेंगे, इतने जहाज यहां पर बनेंगे, यहां से बॉडी आएगी। अच्छा, अगर हमने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी है। आप एक और चीज ये भी तो देखें ना कि राफेल जो सारी दुनिया के सामने जो बदनाम हो गए इंडियन हाथों तबाह होने से, और पाकिस्तान ने जिनको तबाह किया, अब उनके मार्केट में जो शेयर्स थे राफेल के वो इंडिया की वजह से गिरे। मैं इसका भी जिक्र करता हूं ना। दूसरी बात ये देखिए, जो रशिया ने अपना प्लस पॉइंट रखा है ना, जो रशिया ने यही कहा है कि अगर तुम ये समझ रहे हो कि तुम 114 राफेल हमसे खरीद रहे हो, तो इस बुनियाद पर तुम हमसे इस चीज का तकाजा करो कि हम तुम्हें सोर्स कोड्स दे दें, हम तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर दें। फ्रांस ने कहा, सॉरी, तो उसने कहा हम नहीं करेंगे, क्योंकि घटिया लोगों तुम्हारी वजह से हमारे डिसॉल्ट एविएशन के शेयर्स गिरे और कई मुल्कों ने ऑर्डर्स कैंसिल किए। तो वो चीज जो है वो फ्रांस इस चीज को देख रहा है। तो फ्रांस ने उनको कहा है कि डील कैंसिल होती है, हो जाए, भाड़ में जाओ तुम लोग, हम लोग तुम्हारे साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर नहीं करेंगे, हम सोर्स कोड्स नहीं देंगे। अब सोर्स कोड्स क्यों चाहिए भारत को? एक तो डेफिनेटली उन्होंने बेचना है ये सारी चीजें, ये घटिया बेगैरत है ना शख्स, इसके ऊपर ट्रस्ट तो कोई करता नहीं है। और यूरोप तो अब पिछले 2-4 दिनों में जो कुछ हुआ है, यूरोप तो बिल्कुल इसके ऊपर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो जो मामला है सोर्स कोड्स का, भारत चाहता है कि अपने हिसाब से इसको थोड़ा सा चेंज करे, इसमें तब्दीलियां लेकर आए और अपने मिसाइल्स की इंटीग्रेशन करें इनके साथ। ब्रह्मोस को बुनियादी तौर पर, जो बहुत डिस्कस हो रहा है वहां पर, कि वो ब्रह्मोस को बुनियादी तौर पर चाहते हैं कि रशियन जो महंगे मिट्योर मिसाइल्स हैं, उनके फ्रांसीसी जो मिसाइल्स हैं उनको रिप्लेस करें वो ब्रह्मोस से। एक तो लोकली उनका मैन्युफैक्चर्ड है, बहरहाल वो भी इतना लोकली नहीं है, टेक्नोलॉजी सारी रशिया ने दी है उनको, वो उसको उसके साथ इंटीग्रेट करना चाहते हैं। और दूसरा वो चाहते हैं कि जब कभी मुस्तकबिल में हमें अपनी ज़रूरियात के को मद्देनजर रखते हुए इसको कोई अपग्रेड करना है, हमने नया रडार लगाना है इस पर, हमने कोई नया मिसाइल लगाना है इस पर, तो हमें फ्रांस के ऊपर हमारी डिपेंडेंस कम से कम हो। तो फ्रांस इसके लिए तैयार नहीं है। फ्रांस को पता है कि नोट यहां से भी छापने हैं हमने, और फ्रांस को पता है कि ऐसे घटिया लोग हैं, इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना। तो ट्रस्ट का जो एक डेफिसिट है इस वक्त इंडिया और फ्रांस के दरमियान नहीं है, ये बुनियादी तौर पर मोदी जैसे घटिया शख्स और फ्रांस के दरमियान में है। फ्रांस इंडिया पर शायद ट्रस्ट कर ले, फ्रांस इज नॉट रेडी टू ट्रस्ट नरेंद्र मोदी, वो इस घटिया शख्स पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। तो ये इस वक्त वजह है कि दोनों ममालिक के दरमियान डील जो है वो कैंसिल होने की बात हो रही है। लेकिन अगर ये डील कामयाब होती है, अगर भारत फ्रांस से 114 नए राफेल तैयारे ले लेता है, तो ये फ्रांस की शराइत के ऊपर दिए जाएंगे, इसमें भारत की शराइत नहीं माने जाएंगे। अगर कोई दरमियानी रिश्ते की भी बात होगी ना, क्योंकि इन्होंने तसल्ली तो देनी है अपने लोगों को। भारत में आज लोग ये भी कह रहे हैं ना कि अगर वो सोर्स कोड्स नहीं दे रहे आपको कल को दौराने जंग कुछ करना है, या जंग से पहले आपके जहन में कुछ चीज है कि आपने दुश्मन को इस तरीके से स्टॉप करना है, तो आप फिर भागते हुए जाओगे फ्रांस के पास। फ्रांस से राफेल, इसराइल से ड्रोन्स, रशिया से S-400 प्लस क्रूइज, ठीक, और अमेरिका से दिफाई मुआहदे, अभी उन्होंने अपाचीज भी लिए हैं। ये सब कुछ पाकिस्तान के खौफ से कर रहा है। डेफिनेटली खौफ है, ट्रस्ट नहीं है और खौफ है, और लगता ये है कि ये इक्विपमेंट्स जो है शायद उनको बचा देंगे, लेकिन नहीं बचाया उन्होंने। कहते हैं ना, इट्स नॉट द वेपन, इट्स द मैन बिहाइंड द मशीन, जो है वो मैटर करती है। है। और ये बात तो बहरहाल फ्रांस में भी जिस वक्त
राफेल तैयारे गिरे, और हमारे जो है वो औरंगजेब साहब ने भी कहा था कि रफाल इज एन इक्वली पोर्टेंट एयरक्राफ्ट इफ एम्प्लॉयड वेल। यही बात फ्रांस से सुनने को मिली कि भाई त्यारा हमारा बहुत अच्छा है, चलाने वाले नकारा थे, नखट्टू थे, बेवकूफ थे, पागल थे, ना अहल थे, उन्होंने हमें बदनाम कर दिया। तो ये ऐसा नहीं है कि आज डील फाइनलाइज अगर होगी, वैसे तो फाइनली थी पहले, अगर इसमें कोई अंदर प्रॉब्लम नहीं आती तो कल आ जाएंगे राफेल। ये कई सालों का प्रोसेस है, कई सालों के अंदर ये भारत आएंगे। ठीक है, लेकिन वहां पे एक जो जंगी जुनून है, क्या वजह है कि जब भी मोदी के हालात सियासी तौर पर बुरे होते हैं तो वो पाकिस्तान की बैशिंग शुरू कर देता है? क्या उसके पास अपनी परफॉर्मेंस शो करने के लिए कुछ नहीं है? कुछ क्या किया, क्या उसने सिवाय मुसलमानों को और दीगर माइनॉरिटीज को स्नब करने के भारत के लिए बेहतर क्या किया? एक वो मोदी है जो 10-11 साल तक गोदी मीडिया जिसकी प्रोजेक्शन करता रहा, झूठ बबल्स बनाए हुए थे उन्होंने ना मोदी के गिर्द कि जी भारत की ये चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है, अच्छा। दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। अब वो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और 70 करोड़ लोग, मैंने पहले कहा कि बाथरूम नहीं है उनके पास। तुमने कहां पर ये तुम्हारी $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी है? सिवाय चंद अशखास के भारत में हालात तो देखें आप, वहां पर गुर्बत का वो आलम है जो शायद दुनिया में कहीं ना हो, इस तरह के हालात है वहां पर। तो वो जो बबल्स है ना वो अब आहिस्ता आहिस्ता फटना शुरू हो गए हैं। जो एक ऑरा बनाया हुआ था ना कि मोदी पता नहीं क्या चीज है, गोदी मीडिया जैसा जाहिल मीडिया मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा। ऐसी प्रोजेक्शन की इन्होंने मोदी की, ऐसी फेक प्रोजेक्शन, एक के बाद एक बबल फट रहा है। एक गाली मोदी को पड़ती है, 5 इनके गोदी एंकर्स को पड़ती हैं। अब इन्होंने कहा जी कि मोदी जो है इस जैसा डिप्लोमेटिक ब्रेन तो है ही कोई नहीं। मोदी ने कहा जी कि हम विश्व गुरु बन गए, हम विश्व मित्र बन गए। वो ऐसा विश्व मित्र बना के खित्ते में कोई मित्र नहीं उसका, हर हमसाये के साथ ताल्लुकात खराब। इन्होंने कहा जी कि हम बहुत बड़ा मिलिट्री पावर बन गए, हम दुनिया की तीसरी के चौथी बड़ी मिलिट्री पावर बन गए हैं हम लोग। वो ऐसी तीसरी चौथी बड़ी मिलिट्री जो पावर थी उसका वो हशर किया फिर हम लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला की जात के हम पर जो खुसूसी करम फजल किया, अल्लाह की मदद से हम लोगों ने जो कुछ किया, वो वाला सारा बबल जो था वो भी फट के इधर उधर बिखर गया। फिर इन्होंने कहा जी कि मोदी मैटर करता है, मोदी कहेगा तो ये मामला हो जाएगा, मोदी कहेगा वो। आपको याद है जिस वक्त रशिया और यूक्रेन की जंग शुरू हुई तो यूक्रेन में कुछ इंडियन स्टूडेंट्स फंसे हुए थे, तो अब मुख्तलिफ ममालिक कोशिश कर रहे थे कि अपने अपने स्टूडेंट्स को वहां से निकाला जाए। तो इस दौरान भारत का जो फ्लाइट ऑपरेशन था वो काफ़ी लंबा था, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तादाद जो है वो भारतीय स्टूडेंट्स की वहाँ पर थी। तो यहाँ तक इंडियन जो उनके मिनिस्टर्स हैं वो कहते रहे जी कि मोदी ने रिक्वेस्ट की है रूस और यूक्रेन को, और मोदी की रिक्वेस्ट पर रूस और यूक्रेन ने सीज फायर की है जब तक भारत के स्टूडेंट्स जो है वो भारत नहीं आ जाते। और जब वो मुकम्मल हो गया तो उसके बाद दोबारा उन्होंने हमले शुरू कर दिए। यानी ऐसे जाहिल लोग हैं, ऐसे घटिया लोग हैं कि इस तरह की जो है वो। और बाद में जब सवाल हुआ तो किसी ने कहा जी ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, ये फलानी स्टेटमेंट है। अच्छा चले आखिर में ये भी बता दें कि इंडियन सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने नौजवानों को कॉकरोच जनता पार्टी क्यों कहा है? सर क्योंकि ये इस वक्त भारत के जितने इदारे हैं, यहाँ पर तो बड़े लोग कहते हैं ना कि ये फलाने मुल्क की जुडिशरी, फलाने मुल्क का मीडिया, आप स्टडी करें अमेरिका तक के हालात। आप देखें कि गौतम अडानी जो इस वक्त मोदी का अब्बा बना हुआ है, गौतम अडानी के ऊपर जो फ्रॉड केसेस थे, अमेरिकन कोर्ट्स उसको क्लियर कर रही हैं। क्यों? एक तो ट्रंप साहब का एक बड़ा करीबी दोस्त जो है वो गौतम अडानी का वकील, और उसने वहां पे इन्वेस्टमेंट भी कर ठीक है, $47 करोड़ रिपोर्टेडली उसने अपने केस के लिए वकील को दिए हैं। जो मैंने पढ़ा है उसके मुताबिक रिपोर्टेडली $47 करोड़ जो हैं। सेकेंडली कुछ 10-15 अरब डॉलर की अब वो अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, जिसके बाद कुछ जॉब क्रिएशन के हवाले से भी कहा गया जी कि 10-15 हज़ार जॉब्स जो हैं वो तुमने क्रिएट करनी है। तो ये चीज़ें अगर अमेरिका का जो जस्टिस सिस्टम है वहाँ पर ये सब कुछ हो रहा है तो आप और किसी से क्या तवक्को करेंगे? अब भारत में आ जाएं। भारत में इन्होंने अपना एक नया सिलसिला शुरू किया है कि हर वो जज जो स्पेशली मुसलमानों के खिलाफ फैसले करेगा। आपको याद है जो बाबरी मस्जिद के हवाले से जो फैसला आया था, उसमें जिस जज ने वो जजमेंट लिखी थी उसको बाद में चीफ जस्टिस बनाया उन्होंने भारतीय सुप्रीम कोर्ट का। अभी ये जो जस्टिस सूर्यकांत हैं भारतीय सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उनके, इन्होंने नौजवानों के हवाले से ये बात की कि ये कॉकरोचेस हैं, नौजवान, बेरोजगार नौजवान जी। अब सवाल ये है कि उनको रोजगार देना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी?
रियासत की, रियासत अगर उसमें नाकाम है तो तुम इस कदर घटिया शख्स हो कि तुम मोदी के तलवे चाटते हुए तुम उन नौजवानों के हवाले से कोई गवर्नमेंट को डायरेक्शंस देने की बजाय तुम उनको कॉकरोचेस कह रहे हो। लेकिन मैं सैल्यूट पेश करता हूं वो जो अभिजीत है, 30 साल नौजवान अभिजीत, उसने सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से जो है वो कैंपेन शुरू की। और अब उनके कैंपेन, अब यहां से आप अंदाजा लगा लें कि मोदी से नफरत कितनी है। बीजेपी की हिस्ट्री है ना, बीजेपी की इतनी बड़ी हिस्ट्री है, उन्होंने इतना पेड मीडिया का इस्तेमाल किया मोदी के ऊपर, तो उन्होंने, और बीजेपी की प्रोजेक्शन में जिस हद तक वो जा सकते थे वो गए। ऑलमोस्ट 8.8 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके इंस्टाग्राम पर। और सिर्फ चंद हफ्तों में ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है इसकी इंस्टाग्राम पे फॉलोइंग 11 मिलियन से क्रॉस कर गई है। ये इंडिकेट कर रही हैं दो चीजें, एक कि भारत का जितने इदारे हैं भारत के, वो सारे इस वक्त मोदी के, वो ध्रुव राठी कहता है ना, महाचाटू हैं। ये चाटू नहीं है, महाचाटू हैं। और दूसरा, भारत में मोदी से नफरत का अंदाजा आप यहां से लगा लें कि सिर्फ एक चीफ जस्टिस के रिमार्क्स पर एक नौजवान उठता है और एक कैंपेन शुरू करता है और उसकी फॉलोइंग चंद हफ्तों में भारत की सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा है। यह इंडिकेट करता है कि भारत मोदी को अपना वजीर आजम, अपना हुक्मरान नहीं देखना चाहता। भारतीय जो सेन भारतीय हैं वो इस घटिया बेगैरत शैतान से नफरत करते हैं और इसके डाउनफॉल का आगाज हो चुका है। मैंने पहले भी कहा, अनकरीब वो वक्त आएगा कि बीजेपी के साथ एसोसिएटेड लोगों को जो सलूक इन्होंने किया ना, मॉब लिंचिंग से करते रहे, मॉब लिंचिंग करने वालों को जो है उनकी प्रोटेक्शन करते रहे। इन्होंने बंगाल में क्या किया है, इनका जो चीफ मिनिस्टर आया है बंगाल के अंदर, जो बहरहाल चंद साल पहले तक बीजेपी उसको करप्ट समझती थी, एक स्टिंग ऑपरेशन था सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसमें ये रिश्वत लेते पकड़ा गया और बीजेपी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर इसकी वीडियो लगाई उन्होंने। आज उसी शख्स को इन्होंने बंगाल का चीफ मिनिस्टर बनाया, इलेक्शंस को मैनेज करके 91 लाख वोट्स जो है वो इन्होंने वहां पर उनको वोटर लिस्टों से निकाला। 3-4 मिलियन मुसलमानों को जो है वो निकाला। अब वहां पे माइनॉरिटीज जो है वेस्ट बंगाल में, वो बंगाल की पूरी पॉपुलेशन का कोई 1/3 से ज्यादा है, और वहां पर कोटा था माइनॉरिटीज का, जिसका एक कह लें कि मुसलमानों और दीगर जो अकलियतें हैं उनके लिए कोटा था जो 17% का था जॉब्स का, उसको 10% स्क्वीज कर दिए, कम कर दिए, और 7% पर वो लाकर उसने रख दिए। ये अप्रोच है वहां पर जो इक़्तिदार में। मैं आपको एक और खबर देता जाऊं कि नॉर्वे की जो सहाफ़ी थी जिसने मोदी से सवाल किया था, हेली लैंग, उसका फेसबुक का और इंस्टाग्राम का जो दोनों के जो अकाउंट्स थे वो इंडियन हुकूमत ने बंद करवा दिए हैं। तो ये बंद करवा के अगर इनको लगता है कि इससे, और वो बाज नहीं आ रही है अभी, तो वो नहीं आएगी। उसने क्या कहा, उसने पूछा कि हम आप पर ट्रस्ट क्यों करें, हम आपके शराकतदार बनने जा रहे हैं, आपके होते हुए, आपकी सरपरस्ती में, आपके अम्ब्रेला के अंडर भारत के अंदर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, भारत में अकलियतों के ऊपर मुजालिम हो रहे हैं, तो हम किस तरह ट्रस्ट करें आप पर। लेकिन उसको कौन बताए कि इस घटिया बेगैरत ने 12 साल में अपने पेड मीडिया के सामने की प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, ये उनके सवालों के जवाब देने के लायक नहीं है, जाहिल शख्स है। ये तुम्हारे सवालों के जवाब क्या देगा। वो मासूम थी लड़की बेचारी जिसने इसको समझा कि शायद ये दुनिया की सबसे बड़ी जो डेमोक्रेसी क्लेम करते हैं उसका वजीर आजम है, तो ये सवालों के जवाब भी देगा, तीसरी मरतबा वजीर आजम है, तो ये सवालों के जवाब देगा। उसको जो है उसको थोड़ा सा मोदी को स्टडी करना चाहिए था कि ये जाहिल आदमी है, घटिया आदमी है, बेगैरत आदमी है, ये अपने पेड मीडिया के सवालों के जवाब देने को तैयार नहीं है, उसके सवालों के क्या जवाब देगा। बहुत बहुत शुक्रिया है, थैंक यू। पब्लिक पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।